स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। स्टार्ट करें हमारा नेक्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स क्या क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, नेचर क्या है, यूजर्स कौन कौन होते हैं, इसकी ये जो स्टेटमेंट है ये किन किन पार्टीज के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस होती है, बैलेंस शीट होती है, डायरेक्टर की रिपोर्ट होती है, ठीक है, चेयरमैन की रिपोर्ट होती है, ऑडिटर की रिपोर्ट होती है, और इसकी लिमिटेशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा चैप्टर है। ये चैप्टर जो है कहीं ना कहीं आपका 5 से 7 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो आपका फर्स्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर फर्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, ये आपका फुल ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये मैंने इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन पेपर नजर आ रहा है, आई होप सबको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इवन आपको साइड में ये जो स्लाइड है ये आपको नजर आ रही होगी जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है। इनकम टैक्स का भी 2023 का, रिटेल मैनेजमेंट 2023, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 2023, इंश्योरेंस 2023, मीन्स कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आ चुकी है। और आप प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ओके जी, सो आपके लिए देखो ये इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी थी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो नए होंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पुराने हैं, बट सबके लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि इसमें से क्या आने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, 2021 से लेकर 2023 तक के सभी क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आज इस वीडियो के अंदर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पीडीएफ इसलिए बताती हूँ कि जो पीडीएफ होती है ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। दिस इज तनु टिप्टान। करते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टार्ट। देखिए फर्स्ट चैप्टर तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लेसन नंबर 2। दिस इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो स्टेटमेंट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, पता लग गया। चलो, फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जितनी भी है उन सभी से, दैट मीन्स मनी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उनको रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, उन रिकॉर्ड करने के बाद उनको एक सिस्टमैटिक वे से रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसी समरी है जो क्या दिखाती है, क्या रिप्रेजेंट करती है, एक पिक्चर दिखाती है। जैसे कि होता है ना कि शादी हो रही है, ठीक है, अब आपको शादी में ये तो पता लग गया कि हाँ कौन कौन आया, किसको क्या क्या हमने गिफ्ट दिया, सॉरी किसने हमें गिफ्ट दिया, क्योंकि हमारे घर शादी तो ऑब्वियस ही बात है हमें गिफ्ट मिलेगा। ठीक है जी, बट एट द एंड में जब शादी का जो प्रोग्राम है बिल्कुल प्रोग्राम फिनिश हो जाता है, फिर एक एल्बम आती है, उसमें फिर आप ये दोबारा से रिकॉल करते हैं कि अच्छा ये गिफ्ट इसने दिया था, अच्छा 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 ये भी आया था क्या शादी में, अच्छा 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 ये भी, मीन्स की एक पिक्चर नजर आती है जिसके अंदर आप क्या देखते हो कि हाँ ये फैमिली मेंबर्स आए थे, ये हमारे रिलेटिव्स आए थे। तो इसी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कुछ इसी तरह से होती है कि आपके पूरे साल का जो ब्यौरा होता है ना, जो स्टार्ट होता है आपके अप्रैल में और एंड होता है 31 मार्च को। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को ये एंड होता है। उसमें सारे साल का जो ब्यौरा है हम एट द एंड में अपने इस डॉक्यूमेंट में देखते हैं। ये डॉक्यूमेंट, ये समरी, ये पिक्चर ये रिप्रेजेंट करता है कैसी मॉनेटरी जो ट्रांजैक्शंस हो रही है वो कहाँ से हुई है, कितना एक्सपेंसिस हुआ है, कितनी हमारी लायबिलिटी क्रिएट हुई है, क्या क्या एसेट्स है, क्या क्या हमारे पास इनकम जनरेट हुई है, रिवेन्यू जनरेट हुआ, इन सब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हमें ये स्टेटमेंट देती है। दैट्स अ रीजन कि यहाँ पर आपके पार्ट काफ़ी सारे हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो कि हम पढ़ेंगे। टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपोनेंट जिसे हम कहेंगे, या फिर मैं कहूँ वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एक आपके यूजर्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है, और एग्जाम के अंदर ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। और इन तीनों टॉपिक्स को समझने के लिए आपको जरूरी है कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझना होगा। अब आपको मेन पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट है जो कि दिखाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिजनेस की, वो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये पूरा टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड की सारी ट्रांजैक्शंस इस डॉक्यूमेंट में रिप्रेजेंट होती है विद द हेल्प ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट।
ओके चलो जी, नोट्स पे बढ़ते, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी वे से हम करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, जस्ट अ मिनट। ओके जी, इंट्रोडक्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट समराइज एन ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। एक स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान 1 अप्रैल 2031 मार्च को कि सारा का सारा एक साल का डाटा जो कि फाइनेंशियल एक्टिविटी है, फाइनेंशियल हेल्थ, दैट मीन्स आपकी पोजीशन क्या है मार्केट के अंदर, क्या आप प्रॉफिटेबल सिचुएशन में है या कैसी सिचुएशन में, उन सब के बारे में ये एक समरी रिप्रेजेंट करता है, एक डॉक्यूमेंट है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आपको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाती है। इज इट क्लियर? और ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो समरी है, ये जो कार्ड, रिपोर्ट कार्ड कहेंगे जिसे हम, ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड बनने वाला है, ये किसको प्रोवाइड किया जाता है? ये प्रोवाइड किया जाता है स्टेक होल्डर्स को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी की इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि इस जो रिपोर्ट कार्ड के अंदर सारी की सारी की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी, तो तभी तो ये देखो मैंने कहा कि जो फर्म है, एक तो होते हैं फर्म के अंदर वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, एक तरफ है फर्म, एक होती है बाहर वाले पर्सन होते हैं, इसे हम कहेंगे इंटरनल यूजर। यूजर अभी हम टाइप ऑफ यूजर पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी। ये होते हैं एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर होते हैं जो फर्म के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले व्यक्ति होते हैं, और जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन से। एक होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो बाहर बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन की अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर हो गया, आप और मेरे जैसा कोई पर्सन हो सकता है कि मैं चाहती हूँ जैसे कि मैं निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करती हूँ, तो मैं कैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के कि वो उसकी पोजीशन कैसे चल रही है, वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, बैंक हो सकता है कि बैंक, क्यों? क्योंकि बैंक को इनको लोन देना होता है बेटे, ठीक है जी, अच्छा जी, इसको इनके लिए गवर्नमेंट भी होती है एक्सटर्नल, मीन्स कि ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, एक ऐसा रिपोर्ट, कहीं ना कहीं मैं कहूँ एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड होता है जो कि प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन इंटरनल यूजर के लिए भी और एक्सटर्नल यूजर के लिए भी। क्लियर है? चलो जी, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ रिटन रिकॉर्ड, ये लिखित में होता है, जो कि क्या लेकर चलता है? फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, जितनी भी कंपनी के अंदर फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है उनको ये रिकॉर्ड करता है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ये रिकॉर्ड नहीं करता। ये हमने डिफरेंस में भी पढ़ा था, डिफरेंस पढ़ा था, याद है सबको? ये हमने यहाँ पे डिफरेंस बहुत अच्छे से किया था, आई होप सबको ये याद होगा डिफरेंस, जब हमने इसके डिफरेंस में पढ़ा था कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कौन रिकॉर्ड करता है, कौन नहीं करता है। ठीक है, चलो जी, अब आगे बात करते हैं कि दीज स्टेटमेंट आर एसेंशियल टू फॉर द अंडरस्टैंड द कंपनी ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशंस एंड द प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। ये प्रॉफिटेबिलिटी है ना बेटे, ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलती है। कंडीशन दैट मीन्स आपकी जो पोजीशन है, क्या पोजीशन है फर्म की, ये आपकी बैलेंस शीट से पता चलती है। आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको ये इंट्रो समझ में आया? मैंने इसलिए ज्यादा इसके ऊपर फोकस किया क्योंकि आगे जो इसके ऑब्जेक्टिव नेचर आएंगे ना, तो इनमें यही पॉइंट्स हैं कि ये एक समराइज्ड है, ये एक डॉक्यूमेंट है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये किसके लिए प्रोवाइड करता है? दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल। दैट्स रीजन कि इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो तभी कहती हूँ मेरे जो हर एक वीडियो होती है उसके अंदर जो पहले के 10 से जो 12-15 मिनट होते हैं उसको बहुत ध्यान से सुनो, तो बाकी तो अपने आप आसानी से समझ में आ जाएगा। मीनिंग देखो, मीनिंग क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफर करता है कंप्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द पोजीशन। एक विस्तार रूप से एक बड़े लेवल पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, पूरे साल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम इनके दोनों पॉइंट्स को जान सकते हैं, परफॉर्मेंस को भी और पोजीशन को भी। क्लियर है? चलो जी, डेफिनेशन अगर बात की जाए तो क्या कहता है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड अ समरी, ये एक समरी प्रोवाइड करती है कि ऑफ अकाउंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस की, जो भी आपका बिजनेस है उनके बुक्स ऑफ अकाउंट की एक समरी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर दो पार्ट्स बात की जा रही है। बैलेंस शीट क्या रिफ्लेक्ट करती है? आपके एसेट्स को और आपकी लायबिलिटी को और कैपिटल को, जो कि एक पर्टिकुलर डेट वाइज लिखी होती है कि हाँ डेट में ऐसे ऐसे डेट बना के
लगाते हैं, जैसे पहले जर्नल आता है, फिर लेजर आता है, फिर ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, फिर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होती है। ये बैलेंस शीट हुई, इनकम स्टेटमेंट हुई, प्रॉफिट एंड लॉस हुई, ये रिकॉर्डेड डाटा के ऊपर बेस होता है बेटे। पहली बात तो ये भी याद रखना, रिकॉर्डेड जो भी डाटा होता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, जर्नल से शुरू होती है, लेजर की ओर जाती है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, देन उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हम पहुंचते हैं। तो बैलेंस शीट हमें एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल का रिकॉर्ड देती है, और जो इनकम स्टेटमेंट है वो दिखाती है रिजल्ट आपके डे टू डे ऑपरेशंस के। ओके जी, समझ में आ गया? डेफिनेशन बहुत आसान लग रही थी? हाँ जी, बहुत आसान है। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे आपके 3 टाइप्स के हैं। 3 टाइप्स के मैम, एक तो आती है आपकी बैलेंस शीट, एक आपकी आती है इनकम स्टेटमेंट, एक आपकी अदर स्टेटमेंट्स आती है। अदर स्टेटमेंट्स में काफी सारे अकाउंट्स हैं, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, इक्विटी शेयर होल्डर्स की ट्रेंड, ये काफी सारे हैं। तो इनको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस शीट बताइए। अब देखो, मैंने आपको बताया बैलेंस शीट में एक साइड होती है हमारे पास एसेट्स, एक साइड होती है हमारे पास लायबिलिटी, राइट? ऐसा ही होता है। और यहाँ पर कैपिटल भी होती है, यहाँ पर शेयर होल्डर्स के, जिसे हम कहेंगे शेयर होल्डर्स कैपिटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती हैं, एक साइड हमारी लायबिलिटी साइड होती है, एक साइड हमारी एसेट साइड होती है। अब देखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, आप देखो अपने सामने कॉपी रखो, ये टेबल बनाओ टी टाइप में, ठीक है? जो आपका लेफ्ट हैंड होगा ये इसका लेफ्ट हैंड होगा, ये इसका राइट हैंड है तो ये इसका राइट हैंड होगा, है ना? तो मैं क्या कहूंगी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी एसेट्स नजर आती है, राइट हैंड साइड हमारी लायबिलिटी नजर आती है। क्लियर है बेटे? हम ऐसे कभी, आपने कभी किसी से हैंडशेक किया है तो हमेशा किससे हैंडशेक होता है? आपका राइट हैंड तो उसका भी राइट हैंड, आपका लेफ्ट हैंड तो उसका भी लेफ्ट हैंड, है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे पॉइंट बन रहे हैं कि एसेट्स कहाँ शो की जाती है? लेफ्ट हैंड साइड। लायबिलिटी कहाँ शो की जाती है? राइट हैंड साइड। ठीक है जी। ये क्या प्रोवाइड करती है? ओवरव्यू देती है कंपनी की एसेट्स के बारे में, लायबिलिटी के बारे में, शेयर होल्डर इक्विटी के बारे में। क्यों? बैलेंस शीट प्रोवाइड करती है। कब से कब तक? एक स्पेसिफाइड पीरियड। नॉर्मली क्या होता है? 1 साल का होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। क्लियर है? एसेट्स में क्या क्या आइटम होती है? देखो, ये तो सबसे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ। एसेट्स में वे सभी आइटम्स आएंगे जो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में आपको क्या प्रोवाइड करने वाली है? बेनिफिट प्रोवाइड करने वाले। कौन कौन हो सकती है? जैसे कि कैश हो गया, प्रॉपर्टी होगी, एसेट्स हो गया, प्लांट एंड मशीनरी होगी, ये सभी आते हैं। ठीक है, चलो जी। लायबिलिटी में क्या है? उन सभी आइटम्स के बारे में बात की जाती है जिनको आपको फ्यूचर में पे करना है, चाहे वो 1 साल की बात की जा रही है या फिर मोर देन द 1 ईयर की बात की जा रही है। तो कहने का मतलब लायबिलिटी एक तरह से एक ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जिम्मेदारी कितनी बनती है। ठीक है जी। शेयर होल्डर्स की बात की जाए तो ये तो बीच का डिफरेंस होता है ना, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आता है उसे हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। तभी तो हम हमेशा ये कहते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी को जोड़ दो, किससे? इक्विटी के शेयर होल्डर से। इन सबको मिलाएंगे तब ये एसेट्स के इक्वल होते हैं, तभी तो इन दोनों के डिफरेंस करेंगे तो हम ये निकाल सकते हैं। पता है ना मैथमेटिक्स में, लायबिलिटी को इधर ले आओ, माइनस करके ये निकल जाएगा। तो यही बात की जा रही है। रिप्रेजेंट द रेजिडुअल इंटरेस्ट। रेजिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ इंटरेस्ट, किसका? कंपनी का। आफ्टर द डिडक्टिंग द लायबिलिटी फ्रॉम द एसेट, जब हम एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो शेयर होल्डर इक्विटी निकल कर आ जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? बैलेंस शीट कंप्लीट होगी। इसको हम और इन डेप्थ में करेंगे क्योंकि आगे कंपोनेंट में भी आ रही है। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जो कि वो क्या बताता है? ड्यूरिंग द ईयर, मींस कि 1 साल की ट्रांजैक्शंस के बारे में बात कर रहा है या फिर 1 महीने की बात की जा रहा है। दैट मींस इसका जो टाइम पीरियड होता है डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। और हाँ, इसके अंदर क्या रिप्रेजेंट किया जाता है कि आप कितना कमा रहे हो, कितना आपके पास खर्चा है, कितना आपके पास नेट प्रॉफिट है, कितना आपके पास नेट लॉस है। इन सब के रिकॉर्ड हमारा इनकम स्टेटमेंट बताता है। तभी तो ये प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है। समझ में आ गया? अब देखो एक बात यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या, फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? बैलेंस शीट बताता है। प्रॉफिटेबिलिटी कौन बताता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर मैं कहूँ इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, आ गया समझ में? चलो इसके बारे में और देख लेते हैं। ये फोकस किसके ऊपर करता है? कंपनीज के रिवेन्यू हो गया, दैट मींस कंपनी के लिए जो भी पैसा आ रहा है, कंपनी के लिए जो भी खर्चा हो रहा है, किसकी? ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड की बात की जा रही है। चाहे वो मंथ हो सकता है, चाहे वो ईयर हो सकता है। क्लियर है बेटे? चलो जी ठीक है। अब वो कहते हैं कि आफ्टर द सब्ट्रैक्टिंग द एक्सपेंसेस। अब देखो, अब इसमें भी ऐसा ही होता है। डेबिट साइड क्या होता है कि सारे के सारे एक्सपेंसेस होते हैं और हमारे क्रेडिट साइड हमारे रिवेन्यू होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड
हमारी रेवेन्यू है और हमारी राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, क्या है, एक्सपेंसेस है। ठीक है जी। अब जैसे कि नेट प्रॉफिट में निकालते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना लेती हूँ, यहाँ पे क्या है, सारे के सारे एक्सपेंसेस आते थे, यहाँ पे हमारी क्या होती थी, इनकम्स आती थी। अब इनमें से मुझे यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट आता था, टू नेट प्रॉफिट करके लिखते थे, यहाँ पे बाय नेट लॉस लिखते थे। तो यहाँ पे डेबिट साइड में हमेशा नेट प्रॉफिट आता है, क्रेडिट साइड में हमेशा नेट लॉस आता है। तो जब हम क्या करेंगे, हम एक्सपेंसेस को रिवेन्यू में से माइनस कर देंगे तो हमारी नेट इनकम निकल के आ जाएगी, इसी तरह से नेट प्रॉफिट निकल के आता है। दैट्स इट, ये ओवरऑल कंसेप्ट आ गया। ठीक है। वैसे इनकम स्टेटमेंट जो इनकम स्टेटमेंट है हमारे अकाउंटिंग टर्म्स में, इवन मैं कहूँ कि जब हम पोजीशंस को निकालते हैं तो हम पता है कैसे निकालते हैं, सेल्स, आगे हम पढ़ेंगे वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले सेल्स लेते हैं, उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, फिर हम कंट्रीब्यूशंस करते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आने के बाद हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं, ये होता है हमारा EBIT होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से अगर मैं कहूँ मैंने इंटरेस्ट को माइनस कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। जब अगर मैं टैक्स रेट के साथ इसको में से माइनस कर दूं तो मेरे पास आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। दिखाई दे रहा है सबको, चलो जी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसमें से जो अर्निंग आफ्टर टैक्स बचा है, इसमें से अगर पहले से डिविडेंड किसको देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है, उसके बाद जो पैसा बचेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स डिविडेंड को पे करने के बाद, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का बच जाएगा। तो इस तरीके से हम इनकम स्टेटमेंट निकालेंगे, आगे चैप्टर आएगा उसमें हम प्रॉपर वे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्या करता है, इसका मेन काम ये इंसाइट देता है, हमें ज्ञान देता है किसके बारे में, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पे ना की जो लाइन होगी ना, जो मीन्स की इंपॉर्टेंट लाइन होगी, मैंने येलो कलर में कराई है कि जो बैलेंस शीट है ना वो किसके बारे में बात करता है, वो बैलेंस शीट आपकी कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में बात करता है कि कंपनी के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनकी पेमेंट कर पाए। लीवरेज लेवल बताता है, मींस कि कितना आप अपने प्रॉफिट को उठा सकते हो, कितना आप अपने रिस्क को कम कर सकते हो, उस लेवल को भी बताता है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को बताते हैं। ठीक है जी, ये फोन बज रहा है बार बार, मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलो जी, करते हैं अपने कंटिन्यू। अब देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हमारी कैश से रिलेटेड है वो यहाँ पर आएगी। मींस कि साल दर साल कुछ, मान लीजिए मैंने आज 2024 के अंदर मैंने कुछ एसेट्स खरीदी जो कि 10 लाख की। ठीक है, ये रियल एग्जांपल है। ठीक है, अब मैं कहूँ 2025 में इनकी वैल्यू ये बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, वो हम देखेंगे। मान लीजिए दोनों एक ही एग्जांपल ले लेते हैं, 12 लाख हो गई है। तो यहाँ पर हम हमेशा कैश के चेंज के बारे में बताते हैं, फ्लो के बारे में बताते हैं कि कितना चेंज हुआ, 2 लाख रुपए हुआ। इसको करने के लिए ना हमारा एक स्पेशल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम तीनों एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। वैसे इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो भी आ चुकी है, इवन लास्ट ईयर मैंने अपलोड की थी, मैंने जब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा था इसको, व्हाइट बोर्ड पे सॉरी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशिंग एक्टिविटी के थ्रू हम इस पूरे स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें बस एक बात ध्यान रखना, ये क्या शो करती है, ये फर्म को बताती है कि कैसे फर्म पैसे को अरेंज कर रही है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अरेंज करने की बात करती है, कैसे फिर उस पैसे को इन्वेस्ट कर रही है, कैसे अपनी डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही है। क्लियर है, समझ में आ गया? उम्मीद करूंगी कुछ ज्यादा इतना मुश्किल नहीं लगा होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है भाई। अब मुझे आपको ऑब्जेक्टिव बताने की जरूरत है, मेरे हिसाब से नहीं होगी, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अब देखो, मैंने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की, मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। ये क्यों किया है, ये डॉक्यूमेंट आपके सामने आया क्यों है? क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी क्रेडिटर्स हैं, अब यहाँ पे मैंने आउटसाइडर पार्टी बनाई थी, ये इन्वेस्टर्स है, क्रेडिटर्स है, वो पता लगा सके कि कंपनी इस टाइम कैपेबल है या नहीं है, या फिर दिवालिया घोषित हो गई है। जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया जाए बायजूस का, आज के टाइम में जो बायजूस कंपनी है वो क्या हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गई है। मींस कि वो इतनी कैपेबल नहीं है कि अपने डेट्स को पे ऑफ कर सके। तो यहाँ पे इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी जाती है। तो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर्स एंड द क्रेडिटर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प द इन्वेस्टर्स एंड द क्रेडिटर कि असेस द फाइनेंशियल हेल्थ, ये देख पाए कि हाँ फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है,
क्या परफॉर्मेंस चल रही है, इन्वेस्टर्स क्यों इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं। अब मैं सोच रही थी कि बायजूस में पैसा लगाया जाए, अनअकैडमी में पैसा लगाया जाए, और ठीक है वेदांतु है आपके पास, इवन मैं कहूँ कि पीडब्ल्यू है एक अकेडमी, तो इन सब के एलिन इंस्टीट्यूट है, इन सब के ऊपर मैं सोच रही थी कि हाँ मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे यहाँ पे, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, कभी आप सोचे, ठीक है ये एग्जांपल है, ठीक है। मुझे वहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले मुझे उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूंगी ना कि क्या मुझे वहाँ पर बाय करना चाहिए, क्या मुझे वहाँ पर, अगर मैं वहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टर हूँ तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि मैं उसका इन्वेस्टर रहूँ या ना रहूँ। अब जो भी पर्सन एज ए बायजूस के इन्वेस्टर्स थे तो वो क्या हो गए होंगे, पहले ही निकल गए होंगे कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन गड़बड़ा रही थी पिछले 6 मंथ से, और उसको सिक्योरिटी सेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये इसलिए इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल की डाटा की जरूरत होती है। अच्छा जी, क्रेडिटर्स को क्यों होती है, जिन्होंने उसमें पैसा लगाया हुआ है, जिन्होंने उसको पैसा दिया हुआ है, तो लगाया नहीं, जिन्होंने उनसे पैसा दिया हुआ है, दैट मीन जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं, ठीक है, हम क्या होते हैं बैंक के लिए क्रेडिटर होते हैं, सॉरी हमारे लिए बैंक क्या होता है, क्रेडिटर होता है, क्योंकि हमारे लिए लायबिलिटी है, ये हमेशा लायबिलिटी साइड से होता है बेटे, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लायबिलिटी साइड से होते हैं, कि हमारे लिए लायबिलिटी है कि हमें इसको पे करना है, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स जिसे पढ़ा होगा ना, तो क्रेडिटर को इसलिए जरूरत होती है कि ये चेकआउट कर सके कि क्रेडिट वर्दीनेस उसकी कैसी है, कि कैसे वो अपने जिनसे उन्होंने उधार लिया है वो उनको किस इंटरवल में पेमेंट कर रहा है, जल्दी जल्दी पेमेंट कर रहा है, लेट पेमेंट कर रहा है, कर ही नहीं रहा है, ये देखने के लिए, दैट्स इट, ठीक है, कि आगे वो देख सके कि वो पैसा दे या ना दे। क्लियर है, चलो जी, तो ये आ गया, डिसीजन ही लिया जा रहा है, ठीक है। चलो, असेस द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से हम परफॉर्मेंस भी तो देख पा रहे हैं ना, हम ये देख पा रहे हैं कि हमारी जो कंपनी है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी कंपनी की अगर कोई स्ट्रेंथ होगी तो हमारे फ्यूचर के लिए क्या क्रिएट करेगी, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी, क्या वीकनेस है, अगर वीकनेस है तो फ्यूचर के लिए थ्रेट क्रिएट करेगी। लास्ट चैप्टर से ही हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो क्या कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनेबल द स्टेक होल्डर टू इवेल्युएट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द एफिशिएंसी ऑफ एन एंटिटी की मैट्रिक, रिवेन्यू ग्रोथ कैसे हो रहा है, रिवेन्यू ग्रोथ जल्दी जल्दी हो रहा है या फिर कम कम लेवल पे हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है कि कितना प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट कर पा रहे हो, कितना प्रॉफिट है, दैट से कि इसे बोलते हैं कि 100 रुपए का कॉस्ट थी, आपने वो 150 में बेची, तो 50 रुपए क्या है, प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। आप अगर कोई कंपनी आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है तो आप उसको कितना रिटर्न दे रहे हो, जैसे बैंकों में रिटर्न मिलता है 4%, 3%, 2%, ओके जी। लिक्विडिटी रेशियो की बात की जाए तो आपको देखा जाता है कितनी जल्दी आप अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ कर पा रहे हो, आप कितनी जल्दी अपने पास रखे हुए एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हो, वो भी देखी जाती है। ये सारी की सारी रेशियो वाले चैप्टर में भी और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब परफॉर्मेंस चेक की जाती है। अगर ये परफॉर्मेंस हम देख पा रहे हैं, देखो ये डाटा इसलिए भी प्रोवाइड किया जाता है कि जो भी डाटा दिया जा रहा है ना आपको वो एक्यूरेट हो, क्योंकि तभी तो आप डिसीजन कर पाएंगे। अगर डाटा एक्यूरेट ही नहीं हुआ तो आपका जो डिसीजन है फ्यूचर के लिए जो करने वाले, जो अपने आप को खुद असिस्ट कर रहे हो, तो क्या वो असिस्ट की जाने वाली पॉइंट आपका यूजफुल होगा, यूजलेस हो जाएगा। दैट्स द रीजन ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी भी दिखाते हैं, जिसकी वजह से हम स्पेशली डिसीजन अच्छे से ले पाते हैं, ठीक है। चलो जी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक और रीजन से भी करवाया जाता है, पता है, ये देखने के लिए। अब देखो एक सेकेंड, अब देखो जो गवर्नमेंट है, जो कहीं ना कहीं इसका एक्सटर्नल यूजर है, मैंने आपको बताया गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। टैक्स किसके ऊपर आता है, हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर आता है, हमारे इनकम्स के ऊपर आता है, ठीक है। चलो जी, अब गवर्नमेंट को भी ये चेकआउट करती है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है। रीजन दूसरा भी है कि जो रूल रेगुलेशन, जैसे अकाउंट में क्या है रूल, गैप का रूल यूज होता था, अकाउंटिंग रूल्स दिए हुए हैं, तो इनको क्या वो फॉलो कर रही है नहीं कर रही। जो टैक्स के रूल्स हैं 1961 के दौरान वो उनको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। दैट्स अ रीजन कि यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि क्या वे रेगुलरिटीज को, लीगल रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे। इसीलिए भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेकआउट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है पब्लिकली। यहाँ पे एक बात और लिख लीजिए, ये पब्लिश की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट होती है वो पब्लिश नहीं की जाती, वो हमेशा इंटरनल यूजर्स के लिए होती है। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है, वो पब्लिकली पब्लिश भी की जाती है, क्योंकि वो एक्सटर्नल यूजर यूज करती है। ओके, आई होप रिलेट कर पा रहे होंगे अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑफनली रिक्वायर्ड टू कंपेयर विद द रेगुलेटरी एंड द लीगल रिक्वायरमेंट सच एज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, टैक्स रेगुलेशंस एंड द सिक्योरिटी लॉज. Entity must have to be prepared to present the financial statement in accordance with the applicable the guidance. That means जो रेगुलेशन है वो आपने फॉलो किए होंगे. ठीक है. हेल्प इन द फाइनेंशियल फोरकास्टिंग. फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की क्यों की जा रही है? देखो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल प्लानिंग करना, प्रिंसिपल टूल और टेक्निक के अंदर था ना, लास्ट थर्ड पॉइंट था टूल और टेक्निक के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग. तो यहाँ पे वही बात है, अगर हमारी सिचुएशन परफेक्ट है, बढ़िया चल रही है, तो आपको बाहर से पैसा रेज करने की जरूरत नहीं है. इन केस हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, करंट हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें बाहर से पैसा रेज करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने क्रेडिटर्स की क्या करेंगे, हम पे ऑफ कर सकते हैं. तो कहने का मतलब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये क्या फाइंड आउट करती है, फाइंड आउट करती है हमारी बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस को. ये कंपेयर करती है आज के जो करंट परफॉर्मेंस है हमारे बिजनेस की विद द प्रीवियस ईयर. अब देखो मेरे पास 2023 का भी डाटा है, हर साल मेरे पास बच्चे बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, अब 2024 में ये 250 से 300 बच्चे हो चुके हैं. तो यहाँ पे क्या है, ऑफलाइन क्लासेस की बात की जा रही है. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर इन बात की जा रही है कि हर साल मैं अपने डाटा को प्रीवियस रिकॉर्ड से क्या कर सकती हूँ, मैच कर सकती हूँ. सो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है. अगर आपके पास खुद का स्टेटमेंट होगा, इवन जैसे आपने हमें सपोर्ट किया, यूट्यूब की एक छोटी सी फैमिली थी पहले, अब इतनी बड़ी फैमिली हो गई. मेरे लिए बहुत बड़ी है कि आप सभी मेरे साथ जुड़े हैं, 27,000 लोग होने वाले हैं हमारे साथ हमारी फैमिली के अंदर. तो ये भी क्या है, एक डाटा है कि जिसको मैं कंपेयर कर सकूं. 2021 में हमारे बिल्कुल ही मतलब 1-2 हजार सब्सक्राइबर्स थे, बट आज 2024 के अंदर हमारे अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं. ये नहीं होना, ये कई बार ऐसा होता है कि नहीं अभी तक तुम्हारे इतने ही हुए हैं, नहीं मैं इनमें भी खुश हूँ. हाँ, अब मुझे और अच्छा आपको देना है, आपको और अच्छा आपको कंटेंट देना है. आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैम इस सब्जेक्ट के ऊपर लेके आए, इस सब्जेक्ट के ऊपर लेके आए. सो मैं आपके लिए हर तरह की वीडियो लेके आने के लिए पूरी कोशिश करूंगी. मेरी अब की बार का यही टारगेट है कि आपके जो भी स्टूडेंट जिनको कंटेंट नहीं मिल रहा, आपके लिए सभी तरह का कंटेंट विद नोट्स, आपको वीडियो सब हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करूं. नोट्स आपके बट इंग्लिश में रहने वाले हैं, लेक्चर आपके बाइलिंगुअल होने वाले हैं, इंग्लिश में होने वाले हैं, जैसे हम कहते हैं ना हिंदी और इंग्लिश. तो ये क्या होता है कि जिसके थ्रू मैं कंपेयर कर पा रही हूँ कि जैसे जैसे मैं फैसिलिटी प्रोवाइड करती जा रही हूँ, वैसे वैसे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ बढ़ते जा रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू. ठीक है, इसके लिए भी. नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बताती है, एनालाइज करती है कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस की रीपे द लायबिलिटी, कितनी जल्दी आप अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ कर पा रहे हो. ये जजमेंट देती है कंपनी को कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो या नहीं हो, आप अपने एसेट्स को परचेज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, अपने डेट्स को पे कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उनके बारे में बात की जा रही है. टू डू इंट्रा फर्म कंपैरिजन एंड द हेल्प द मैनेजमेंट इन अडॉप्टिंग द एप्रोप्रिएट पॉलिसी. ये फर्म को, जो हमारी फर्म इंटरनली जो वर्क कर रही है ना, वो कंपेयर भी, जैसे कि दो बिजनेस एक जैसे नेचर के हैं तो हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कर पा सकते हैं. दूसरा, मैनेजमेंट को हेल्प करती है कि कौन सी पॉलिसी हमारे लिए अच्छी है, कौन सी पॉलिसी हमारे लिए अच्छी नहीं है. दैट्स इट. कम्युनिकेट करती है. ठीक है, प्रिपेयर बजट तैयार करने में मदद करती है. अलग अलग जो इंडस्ट्रीज के जो इन्वेस्टर्स है, या फिर मैं कहूँगी अदर है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वेस्टर्स को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, कम्युनिकेट करती है. आई होप ये सारे के सारे पॉइंट आपको ईजी लग रहे हैं, क्योंकि आपने इंट्रो अच्छे से पढ़ा होगा तो ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया. ठीक है जी. अब ओवरऑल कंक्लूजन की बात, क्योंकि कंक्लूजन आपको एग्जाम के अंदर लिख के आना है, तभी मैं कह रही थी कि आपको कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, मैं आपको शो ऑफ करके दिखा रही हूँ. देखो क्या है, ओवरऑल क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड द रेलिवेंट, रिलायबल, टाइमली इंफॉर्मेशन किनको, स्टेक होल्डर्स के लिए, क्योंकि वो समझ सके फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आपकी फर्म की, परफॉर्मेंस क्या है आपकी इक्विटी होल्डर्स की. ठीक है, ये डिसीजन लेने में हमें सपोर्ट करता है और अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं. इज इट क्लियर, समझ में आ गया? चलो जी, चलो आगे बढ़ते हैं. नेचर्स की बात की जाए, नेचर वही है, समराइज्ड रिव्यू है, दैट मीन्स सभी की सभी चीजें, पूरे साल का ब्यौरा हमें इस स्टेटमेंट में नजर आ रहा है. ये एक ऐसे स्टेटमेंट नजर आएगी, एक सेकेंड, ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जहां पे पहले ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट. ये हो गया जी. इसमें सारे का सारा जो पूरे साल का क्या है समझ में आ जाएगा. प्रेजेंटिंग एट द एंड, साल के एंड में करते हैं. किसके ऊपर रिकॉर्ड होता है, प्रीवियस जो रिकॉर्ड था, जैसे कि जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस के रिकॉर्ड, इन सभी के रिकॉर्ड के बेस पर हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं.
ठीक है जी। लेवल ऑफ द रिलायबिलिटी, अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है, मीन्स कि इसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, ये डिपेंड, ये ना आपकी मेरिट्स के अंदर भी, नेचर में भी आ रहा है, डीमेरिट्स में भी आएगा, दैट मीन्स लिमिटेशन में भी आएगा। इन केस हमारी जर्नल ही गलत हो गई है, एंट्री करनी थी 580 थी, एंट्री कर दी 850 से, तो हमारी एंट्री ही गलत है, तो हमारा जो रिकॉर्ड होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, वो गलत भी हो सकता है। अगर आपने उसको 580 से 580 किया तो हमारी क्या है, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन भी ठीक होगा। तो ये देखा जाता है कि हमारी रिलायबिलिटी कितनी है, मीन्स कि आप इसके ऊपर विश्वास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अकाउंटिंग कंसेप्ट के ऊपर होता है, ठीक है, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस के हमने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 था स्पेशल अकाउंट में +1 क्लास के अंदर, राइट, याद होगा सब। सेकंड नहीं, आई होप 4th पता नहीं 3rd था या राइट, क्योंकि 4th तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का था, 3rd चैप्टर हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि जो भी रूल रेगुलेशन, जैसे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का है, कन्वर्टिज्म का है, हिस्टोरिकल है, डिस्क्लोजर ऑफ द डाटा है, ठीक है, और डबल एंट्री सिस्टम है, काफी सारे प्रिंसिपल्स थे, 9 प्रिंसिपल पढ़े हैं ना, तो उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको ये इन सब के ऊपर बेस होती है। नेचर ये होता है कि किस इसमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ओके, चलो जी, अब बात कर लेते हैं यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वेरियस पार्टीज क्या है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया जो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो यूजर्स होंगे वो आपके कौन कौन हो सकते हैं, आपके इंटरनल यूजर्स होते हैं और आपके एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो इनको 1 बाय 1 में आपको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होता है, जिसको फर्म के अंदर पैसा लगाना है, और फर्म के अंदर वो पर्सन तभी पैसा लगाएगा जब उसको वो नजर आ रहा है कि ये जो फर्म है अच्छी सिचुएशन में चल रही है या नहीं। अगर फर्म आपकी अच्छी सिचुएशन में नहीं है, एक सेकेंड, अगर आपकी फर्म अच्छी सिचुएशन में नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसमें पैसा नहीं लगाएंगे। अगर फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी, फर्म की पोजीशन बहुत अच्छी सिचुएशन में है तो आप उसमें पैसा लगाने की सोचेंगे। तो इसमें इन्वेस्टर्स का बस यही काम होता है कि इसीलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करता है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टर्स बहुत करंट है, मीन्स कि जो आज खुद उसमें एक इन्वेस्टर है, होल्डर है खुद, या फिर एक ऐसे, जैसे कि मैं एक कंपनी की इन्वेस्टर्स हूँ, ठीक है, मैं अपने भाई को और कह रही हूँ कि हाँ तुम भी इन्वेस्ट करो उसमें, तो ये है आने वाला इन्वेस्टर, ये मैं हूँ करंट इन्वेस्टमेंट, जो कि मैं खुद अभी फिलहाल उस कंपनी में इन्वेस्टर हूँ। पोटेंशियल का मतलब होता है जो आने वाले, जो एज ए उसके कस्टमर बन सकते हैं। ठीक है, रिलाई करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ऑफ द एंटिटी बिफोर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले वो इन सब के ऊपर प्रॉपरली एनालिसिस प्रॉपर जरूर करेंगे कि फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेबिलिटी कैसा चल रहा है। एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट जाता है क्रेडिटर्स के बारे में। चलो मैं बता ही देती हूँ। ये कहते हैं कि जो भी मैंने बताया ना वही है। एन इन्वेस्टर्स कंसीडर द परचेज शेयर ऑफ अ पब्लिकली ट्रेडिंग कंपनीज के, ट्रेडेड जो कंपनी है उसके अंदर वो इन्वेस्ट करना चाहता है, परचेज करना चाहता है। उससे पहले वो क्या करेगा, एग्जामिन करेगा उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगी, इनकम स्टेटमेंट होगी, बैलेंस शीट होगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा। ठीक है, बाय एनालिसिस दिस स्टेटमेंट, इन सभी स्टेटमेंट्स को देखने के बाद द इन्वेस्टर्स कैन इवेल्युएट द कंपनी पास्ट परफॉर्मेंस। वो ये देखेगा कि पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है उसकी, उसने कैसा परफॉर्म किया है, उसके बेस पे वो फ्यूचर में देखेगा कि वो क्या परफॉर्म कर सकती है, ओवरऑल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। ठीक है, फिर उसके बाद वो डिसाइड करेगा कंपनी कंसिस्टेंटली उसका रिवेन्यू, उसका प्रॉफिट लगातार काफी सारे सालों से क्या है, बढ़ता जा रहा है, तो क्या कहेगा कि उसकी फाइनेंशियल, अगर वो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, उसके पास स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। अगर उसने देखा कि उसका जो रिवेन्यू है, प्रॉफिट है, काफी सारे सालों से कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, या फिर मैं कहूँ कभी बढ़ रहा है, एकदम से ज्यादा गिर गया है, थोड़ा बढ़ा फिर और ज्यादा गिर गया, तो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत कम है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा कम है। क्लियर है? चलो जी, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, या फिर कोई भी सप्लायर जो कि उधार में सामान देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो ये क्या, वो क्यों देखते हैं, वो इसलिए देखते हैं कि क्या बैंक सोचे कि क्या वो मुझे अपना इंटरेस्ट के साथ साथ, प्रिंसिपल के साथ साथ मुझे क्या है, इंटरेस्ट दे देगी या नहीं देगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी यही देखते हैं, सप्लायर ये देखते हैं कि उसको टाइमली पेमेंट मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। वो इस ऐसा क्यों देखते हैं,
अरे भाई नहीं दिया तो उनको तो नुकसान हो जाएगा ना, दैट्स द रीजन। तो ये क्या चेकआउट करते हैं, देखो हर एक वर्ड में अलग अलग, हर एक स्टेटमेंट में अलग वर्ड है। ऊपर क्या देखा जा रहा था, ये डिसीजन के लिए ले रहे थे। क्रेडिटर क्या देखेंगे, क्रेडिट वर्दीनेस देखेंगे कि वो रिपेमेंट कर रही है, रिपेमेंट की कैपेसिटी है या नहीं है, ठीक है। तो बैंक का एग्जांपल इसमें लिया, तो अब देखो इस एग्जांपल को आप पढ़ सकते हो, ठीक है, कि बैंक उनको लोन दे या नहीं दे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेकआउट करेगी, बैलेंस शीट को चेकआउट करेगी, इनकम स्टेटमेंट को चेकआउट करेगी, फिर बैंक ये डिटरमाइन करेगा कि मुझे उसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव्स। मैनेजर समझते हैं जो फर्म के अंदर है, ये आपका इंटरनल यूजर है। अब फर्म के अंदर वालों को क्या जरूरत होगी भाई, अब फर्म को भी तो पता होना चाहिए कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है भाई, क्या किसमें वो अच्छा चल रहा है। फर्म को ये भी पता होना चाहिए भाई किसमें वीक है। अगर वो वीक है तो इनको इम्प्रूव करने की बात करेगा कि इस फैक्टर को हम इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है, समझ पा रहे हो। अगर जिसमें वो स्ट्रेंथ है तो उसको मेंटेन करने की बात करेगा। ये नहीं है कि हाँ स्ट्रेंथ है तो उसको ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, नहीं, उसको मेंटेन भी करेगा और उसको बढ़ाएगा भी। दैट्स द रीजन मैनेजर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी होते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मॉनिटर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मॉनिटर करता है, दैट मीन्स जो बनी हुई है सिचुएशन उसको तो बनाए रखे, जिसमें कमी है उसको वो इंप्रूव करे। मेक द स्ट्रेटेजिक डिसीजन, आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ द इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट वाले एरिया को आप क्या करेंगे, ढूंढेंगे, ठीक है। अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखा तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। इन केस अगर आपने अपनी वीकनेस को इंप्रूव नहीं किया तो फ्यूचर में थ्रेट जरूर क्रिएट होने वाला है, समझ आ रहे हो, ठीक है जी। नेक्स्ट जाता है रेगुलेटर एंड द गवर्नमेंट एजेंसी। रेगुलेटर समझ गए हो, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि सेबी हो गया, ठीक है, आरबीआई हो गया। मोस्ट ऑफ बैंकों के ऊपर जो निगरानी रखने वाला कौन होता है, जिसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, हमारे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रखता है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया। ये क्या करते हैं, छोटी छोटी जो कंपनीज है उनके ऊपर ध्यान रखते हैं कि क्या वो रूल रेगुलेशंस को मान रहे हैं नहीं मान रहे। अगर नहीं मान रहे तो उनके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर दी जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसी भी यही देखती है कि जो क्या फर्म जो है अपने इनकम को, अपने प्रॉफिट को कम तो नहीं दिखा रही। अगर इन्होंने कम दिखाया तो इनका टैक्स भी क्या होगा, कम होगा। टैक्स कम हुआ तो गवर्नमेंट को नुकसान होगा। गवर्नमेंट ऐसा कदे ही नहीं चाहेगी कि उसको नुकसान हो। सो दैट्स द रीजन। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा जाता है कि ये रेगुलेटरी डिपार्टमेंट हो गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए, इनके ऊपर बिल्कुल आंखें गड़ा के देखती रहती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, मैं उसको देखूंगी, मैं उसको पकड़ूंगी। समझ में आ रहा है, चलो जी, चलो थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। मुझे बड़ा मजा आ रहा है, आई होप सबको भी मजा आ रहा होगा इस लेक्चर को सुनते वक्त। चलो जी, एम्प्लॉय को क्यों जरूरी है भाई। अब जैसे कि मैं आपको कहूं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय है, आपको पहले 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती जो कि बेसिक है, ठीक है। इन केस एक साल के बाद आपकी सैलरी 30,000 हो गई है पर मंथ। चलो जी, फिर अगले साल आपने देखा कि आपकी सैलरी 18,000 दोबारा से फिर कर दी गई है। फिर अगले साल देखा आपने आपकी सैलरी 15,000 कर दी है। ये तो ऐसा, ये देखा कि पहले तो ठीक थी 20, फिर 30 बढ़ी, अच्छा हुआ 18 हुई, चलो कोई बात नहीं, पर साल के हिसाब से ये भी कम है। फिर ये देखा ये भी कम है, तो उस एम्प्लॉय को ये स्टेटमेंट दी जा रही है, एम्प्लॉय को ये देखने को मिल रहा है कि ये कंपनी ना कहीं क्या होने वाली है, फुर होने वाली है ना, उड़ने वाली है, ये मेरी पेमेंट ही नहीं देने वाली है इन केस ऑफ। तो दैट्स अ रीजन एम्प्लॉय के लिए भी स्टेटमेंट जरूरी होती है कि वो असेस कर सके कि ये फर्म है रहेगी भी या नहीं रहेगी, या फर्म हमें पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो दैट्स अ रीजन यहाँ पर एम्प्लॉय को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत होती है। अगर ये ऐसे ही 30, 40, 50 पे पहुंच जाए तो एम्प्लॉय क्या फील करेगा, प्राउडली फील करेगा, इवन कॉन्फिडेंटली फील करेगा उस कंपनी में। हाँ, ये और लोगों को भी लेके आएगा कि आजा, तू भी आ जाए, तू भी आ जा भाई, तू भी आ जा, ऐसे कहेगा ना। तो ये क्या है, एम्प्लॉय इसलिए जाता है कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिले। अगर वो देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द कंपनी लगातार क्या शो कर रही है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रही है, ग्रोथ शो कर रही है, तो एम्प्लॉय को क्या फील होगा, कॉन्फिडेंस फील होगा, तो और पर्सन को भी इन्वाइट करेगा, ठीक है, लंबे समय तक उसमें नौकरी कर जाएगा, है ना, जॉब सिक्योरिटी भी हो जाएगी। इन केस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपकी क्या है, आपकी थोड़ा सा वीक है, गिरती जा रही है,
ठीक है, तो क्या करेगा, एम्प्लॉय को चिंता होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो भी, उसकी भी फैमिली बड़ी होती जाएगी और खर्चे भी होते जाएंगे, पे ऑफ क्या हो कम होती चली जाएगी। दैट्स द रीजन कि वो क्या चला जाता है, रिमूव हो चला जाता है, इसीलिए उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत होती है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आ जाता है कस्टमर एंड कंज्यूमर। कस्टमर कौन होता है, जो सामान को परचेज कर रहा है, कंज्यूमर कौन होता है, ये भी सामान को परचेज करता है, बट दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कस्टमर जरूरी नहीं है कि आपका एंड कंज्यूमर हो, बट कंज्यूमर डेफिनेटली ये होता है कि आपका एंड कंज्यूमर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पापा हैं, ठीक है, आपके पापा आपके लिए चॉकलेट लेके आए, ये यहाँ पर गए शॉप पे, यहाँ है आपका घर, ठीक है, ये आपका होम, यहाँ से पापा जी निकले अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए चॉकलेट लेने के लिए, यहाँ से उन्होंने खरीदा, ठीक है, यहाँ पे वो वापस आए, आते ही आपने, और आपके पापा ने आपको दे दिए, ये हैं आप, ठीक है, आपके पापा ने नहीं खाई। अब यहाँ पर कस्टमर आपके पापा जी हैं, जिससे खरीदी वो दुकानदार है, जिसने खरीदी वो कस्टमर है, जिसने खाई वो कंज्यूमर है। दैट मीन्स जो फाइनली कंज्यूम करता है उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। जो अगर आपके पापा ही उसको खा लेते तो वहां पे कस्टमर भी कंज्यूमर बन जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऐसा, इसमें ये कंज्यूमर क्यों आया भाई? यहाँ पर कंज्यूमर इसलिए आया क्योंकि अब ये देखा जाता है, देखो हर एक लेवल है यहाँ पे। प्रोडक्शन लेवल होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, ठीक है, शॉपकीपर, छोटे छोटे शॉपकीपर वाले हो गए, ठीक है, देन उसके बाद कस्टमर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां पे ये सेलर है तो ये क्या है? बायर है, राइट? समझ पा रहे हो? यहां पे अगर प्रोड्यूसर क्या है? सेलर है, तो ये क्या है? बायर है। अब यहां पर ये सेलर है तो ये क्या है? बायर है। ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, बहुत इजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये सेलर होगा तो ये बायर होगा, अब ये सेलर है तो नेक्स्ट स्टेप में ये बायर होगा, है ना? अब हर बायर के लिए भी ये जरूरी होता है कि जो उसका सेलर है, ये जितने भी स्टेप पे मैंने सेलर बनाए, हर स्टेप पे हर सेलर है बट कस्टमर को छोड़ के, है ना? अब हर सेलर के ये ऐसा सेलर होना चाहिए कि वो अपने बायर्स को ऑन द स्पॉट एज पर ये रिक्वायरमेंट, एज पर डिजाइन, वो उनको सामान प्रोवाइड करे। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो लॉजिक? तो कहने का मतलब बायर को भी ये देखना पड़ता है कि ये कस्टमर, सप्लायर कैसा है, सेलर कैसा है। आपके पास 3 दुकानें, तीनों में से हमेशा आप केवल बीच वाली दुकान से सामान खरीदते हो, क्योंकि बाकी सामान दोनों दुकानदारों का क्या है? सामान पसंद नहीं आता, है ना? तो ये कैसे पता चलता है? ये भी कहीं ना कहीं आप ये जो प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन, इनसे पता चलती है। आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है जो कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बट एट द एंड में पूछूंगी, पहले हम इसको करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मेरे पेंटा पे एक और स्टार लगा लेती हूँ कि मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, देखो, तो यहाँ पर देखो, हर एक बायर को ये रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि उसका जो सप्लायर है उसको सप्लाई करेगा ऐसी सप्लाई जिसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं होने वाली, ऐसी सप्लाई हो, गुड्स की हो चाहे वो सर्विसेज की हो, प्रॉपर टाइम पे हो, प्रॉपर सिचुएशन में हो, कंटेक्स्ट होती है सिचुएशन हो। ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सप्लाई रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन की कितनी आपकी ये आपकी स्टेटमेंट ही रिप्रेजेंट करती है कि आप कितनी सप्लाई कर रहे हो, कितना ज्यादा सेल कर पा रहे हो। सेल की स्टेटमेंट कहाँ होती है? बताओ जल्दी। रेवेन्यू स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बताया ना मैंने, सेल बनती है, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, ये ऐसे। समझ पा रहे हो? दैट्स द रीजन कस्टमर के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ना कस्टमर अपने आप को मत समझो, कस्टमर हर लेवल पे हर कोई है, हर लेवल पे हर कोई कस्टमर होता है। चलो जी, अब आ जाते हैं वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने तरह की होती है? वैसे मैं 3 तो आपको बता ही चुकी हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एंड इनकम स्टेटमेंट। इसके बारे में छोटी छोटी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम अपने चैप्टर को क्लोज करेंगे। हमारा लास्ट पॉइंट है। एक होती है एक हमारी स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होती है हमारी वॉलंटरियल। वॉलंटरियली बोल दी, दैट मीन्स इच्छा है, बनानी है तो बना लो, नहीं बनानी तो कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स कि ये कंपनी के ऊपर, कंपनी टू कंपनी डिसाइड होती है कि आप बनाना चाहते हो तो ठीक है, जरूरी नहीं है, बट हाँ स्टैट्यूटरी तो भाई बनानी पड़ेगी। क्या क्या आएंगे इसके अंदर? बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, और जो आपके डायरेक्टर की रिपोर्ट आती है, ठीक है, और आपकी जो क्या है चेयरमैन की रिपोर्ट आती है, आपकी ऑडिट की रिपोर्ट आती है। ये तो भाई बनाने पड़ेंगे, बट जो बाकी की है ना वो बनाना चाहते तो बना लो, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं। तो बैलेंस शीट पहले, सबसे पहले बैलेंस शीट करते हैं। बैलेंस शीट मैंने आपको समझाया, बैलेंस शीट क्या रिप्रेजेंट करती है? फाइनेंशियल कंडीशन बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, ठीक है,
और इसके अंदर दो साइड्स होती हैं, आपकी कंपनी की एसेट साइड होती है, कंपनी की लायबिलिटी साइड होती है, और जो उनके बीच का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, शेयर होल्डर इक्विटी होती है। ठीक है, और इसे हम स्टैटिक डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। ये अब देखो पॉइंट याद करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी एसेट्स होती है, राइट हैंड साइड आपकी लायबिलिटी होती है, और इन दोनों के डिफरेंस जो कि राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट की जाती है वो शेयर होल्डर होते हैं। इसे हम स्टैटिक डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। और हाँ, इसको हम शेड्यूल 3 के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके जी, शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अंदर इसको एक्सप्लेन करते हैं एज पर देयर इज अ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। ये आपका थर्ड पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। और ये पर्टिकुलर डेट पे आपको हमेशा नजर आएगी बैलेंस शीट कैसे होगी, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है। बैलेंस शीट क्या होगी, एज ऑन लिखा होता है वहां पे कि इस पर्टिकुलर डेट तक 31 मार्च को मेरी बैलेंस शीट ये है, इसीलिए इसके अंदर चेंज होगा तो अगली बैलेंस शीट में करना पड़ेगा, आपको बीच में नहीं कर सकते। फोर्थ आपको क्या रखनी होगी, शेड्यूल 3 में कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग होती है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे बेटे, आपको जरूर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट को दो साइड में डिवाइड किया गया है। लेफ्ट हैंड साइड आपकी लिस्ट करती है एसेट्स एंड इक्विटीज को, एसेट्स लिस्ट ऑफ द एंटिटी एसेट्स है। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है, लायबिलिटी और शेयर होल्डर्स है। कौन सा पॉइंट हो गया, 6 पॉइंट हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पर डिफाइन किया गया एसेट्स क्या होती है। एसेट्स वो पॉइंट होती है, एसेट्स वो ट्रांजैक्शंस होती है, वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगी। ये दो तरह की होती है, करंट होती है, नॉन करंट होती है। बेसिक टर्म है बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कैश में कन्वर्ट करना होता है विद इन 1 ईयर, तो उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस। ओके, बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल के दौरान, दैट मींस 1 साल के दौरान हमें उन एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, करंट एसेट्स कहेंगे। जिनको हम 1 साल से ज्यादा कर पाएंगे तो मींस की जो 1 साल से ज्यादा टाइम लेंगे तो उन्हें फिक्स कहेंगे, जिसे हम नॉन करंट भी कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर प्रॉपर्टी आती है, जैसे कि घर हो गया, हाउस हो गया, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारी की सारी चीजें आती है, लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है। लायबिलिटी की अगर बात करूं, वो लायबिलिटी एक ऐसा ऑब्लिगेशन होता है, एक ऐसा डेट होता है जो कहीं ना कहीं आपको रिकॉल करवाता है कि आपको बाहर वाली पार्टी को क्या करना है, पे करना है। ये भी दो तरह की होती है भाई, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है कि जिनको आपको विद इन 1 ईयर के अंदर अपने ऑपरेटिंग साइकिल के दौरान हमें उसको पे ऑफ करना पड़ता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म डेट हो गए, एक्रूड एक्सपेंसेस हो गए हैं, और आपकी करंट पोर्शन की जितनी भी आपके डेट्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो डेट्स होते हैं, जैसे कि रेंट पे कहूँ, सॉरी, शॉर्ट टर्म डेट्स हो जाए कि 1 साल के लिए आपने लोन लिया है, ठीक है, 1 साल के लिए आपने कोई खर्चा किस्त बंधवाई है, 1 साल के अंदर आपको क्लियर करनी है, तो वो सभी चीजें आती है। नॉन करंट में क्या है, जो लंबे टाइम के लिए होते हैं, 1 साल से ज्यादा के लिए होते हैं, ठीक है, तो ये सभी चीजें इसके अंदर आएंगी। शेयर होल्डर इक्विटी, दोनों के डिफरेंस को पता किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो याद करने का एक और पॉइंट वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट, ये डिस्क्राइब करता है बैलेंस शीट को। अब देखो बैलेंस शीट का ये जो जितने एग्जांपल दिए हैं, ये तीनों चीजें बताई हैं, तीनों चीजें इस बैलेंस शीट में नजर आ रही होगी आपको। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ जिससे आपको पहले समझ में आए। सबसे पहले हम बैलेंस शीट दिखाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट ऑफ द एल लिमिटेड की है। ठीक है, पर्टिकुलर में ये सारे ट्रांजेक्शन होगी। एक कॉलम होगा हमारा लायबिलिटी एंड इक्विटी एंड लायबिलिटी का, दूसरा कॉलम होता है हमारे पास एसेट्स का। एसेट्स के अंदर मैंने 2 पार्ट्स बताए आपको, करंट एसेट्स होती है, नॉन करंट एसेट्स होती है जिसको हम फिक्स एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये होती है हमारे पास करंट एसेट्स। इन सबका परफॉर्मा यहाँ पे सबकी डिटेल्स दी हुई है। चलो जी, लायबिलिटी साइड में आपके पार्ट ए के अंदर ही 2 हिस्से होते हैं, एक तो शेयर होल्डर्स इक्विटी का होता है, एक आपका नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटीज का होता है। ठीक है, ये भी होता है हिस्सा कि शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, ये अलग पॉइंट है, अगर आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये अमाउंट दिखाता है, फर्स्ट ईयर का दिखा रखा है, यहाँ पे अमाउंट दिखा रखा है, देखो एज ऑन, दैट मीन्स 31 तारीख को यहाँ पे दिखाई गई है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक डॉक्यूमेंट कहते हैं। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हो परफॉर्मा, इस तरीके से ये आपको टर्म्स याद करनी होगी। ठीक है, चलो जी, अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया, जिसको हम कहीं ना कहीं इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। और हाँ, ये किसके बारे में समरी करता है, इसके अंदर सारे के सारे ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाले जितनी भी परफॉर्मेंस है, जितनी भी
खर्चे हैं, इनकम है, ठीक है, मुनाफा है, लॉस है, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। समरी किसकी होती है? एंटिटी की, किसकी? रिवेन्यू की, एक्सपेंसेस की, गेन की, लॉस की, स्पेसिफिक पीरियड की, ठीक है। इसका प्राइमरी जो पर्पस होता है वो बस ये पर्पस होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी बताता है कि फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन है कैसे, ठीक है। तो रिवेन्यू में सारा का सारा पॉइंट क्या आ रहा है? रिवेन्यू में सारा का सारा पॉइंट क्या आ रहा है? आपकी इनकम बताते हैं कि आपने जितनी भी सेल की है, टोटल सेल से होने वाली इनकम क्या है, आप रिवेन्यू में जनरेट करें। रिप्रेजेंट द टोटल इनकम अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के बाद जो भी आपको इनकम हुई है उस इनकम को ये रिप्रेजेंट करता है। ओके जी, चाहे वो कैसी भी इनकम हो। चलो जी, सॉरी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाली इनकम आएगी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है कि सामान को बनाने, बेचने के से पहले हमें इसको बनाना भी तो पड़ेगा ना, बनाने से पहले उसको अरेंज भी तो करना पड़ेगा ना। रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कंसेप्ट पढ़ा था, याद हो तो मैं आपको थोड़ा सा फिर भी पीछे लेके चले जाती हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने ये पढ़ा था कि जब भी किसी सामान को प्रोडक्शन को करते हैं तो हमें डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, मशीनरी, अदर ओवरहेड की जरूरत होती है। तो इनके लिए हमें खर्चा तो करना पड़ता है, तो उनका कॉस्ट क्या है, ठीक है जी। अब देखो, मैं ये कह रही हूँ कि ये आपने ट्रेडिंग अकाउंट में देखा है, वैसे भी इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, सेल माइनस के वेरिएबल कॉस्ट, है ना, उनको माइनस कर देते हो, कंट्रीब्यूशन बच जाता है। दैट मीन्स ऐसा प्रॉफिट पॉइंट बच जाता है जो कि कहीं ना कहीं आपकी इनकम है। ट्रेडिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सेल आती है, यहाँ से इनकम जनरेट होती है, क्रेडिट साइड में नॉमिनल नेचर से एंट्री होती है ना, ठीक है जी। सेल यहाँ पे होती है, यहाँ पे सारे खर्चे आते हैं कि कितना परचेज किया है, कितना अदर एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, इनमें से माइनस करने के बाद हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट बच जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है जब हम क्या करते हैं, रिवेन्यू में से हमारे कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मींस कि जब आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो, कुछ आपको डे टू डे लाइफ के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो उन एक्सपेंसेस को क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। कॉस्ट इनकर्ड इन रनिंग द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। अपने डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन को ऑपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक खर्चा करते हैं, जैसे कि सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ठीक है, यूटिलिटी हो गया, मार्केट एक्सपेंसेस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया। अब देखो यहाँ पर इसे हम कहेंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड कॉस्ट, जिसके करने के बाद हमारा EBIT बचता है। यहाँ पर अब अगर बात की जाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हमारे डेबिट साइड में सारे के सारे अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, है ना। अब जब मैं इसमें से ये प्रॉफिट यहाँ पे होगा, कंट्रीब्यूशन में से मैंने इसको माइनस किया, तो ऐसा प्रॉफिट बच गया जिसके ऊपर मैंने अभी, ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से मुझे अभी इंटरेस्ट देना है, टैक्स देना है ना। ये अभी, अब अगर आपने नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप इसको इतना हेक्टिक मत होना, ठीक है, कि हमें ये तो आता ही नहीं है जो मैडम ने भी करवाया, कोई बात नहीं। अभी इसको ना हम उसमें करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट में। ब्रेक इवन पॉइंट में पूरा एक्सप्लेन किया, लीवरेज वाले चैप्टर में भी हमने इसको कंप्लीट किया था, बट फिर भी आपको थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। चलो जी, ऑपरेटिंग इनकम क्या है? ऑपरेटिंग इनकम होती है जब हमारे पास, जब रिजल्ट क्या होता है, सब्ट्रैक्टिंग द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट में से। दैट मीन्स जब मैं इस ग्रॉस प्रॉफिट में से, यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट आया, इसमें से जब मैं एक्सपेंसेस को लेस करूंगी तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल के आता है, तो इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। इसे भी हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है बेटे? बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद नॉन ऑपरेटिंग कुछ एक एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्ट रिलेट नहीं करते। हमने इन्वेस्टमेंट से, अगर इनकम है तो इन्वेस्टमेंट इनकम होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है तो हमें पे करना पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया EBIT, इसमें से जब मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ऐसा प्रॉफिट बच जाएगा जिसमें से मुझे केवल अभी टैक्स पे करना रहता है, अर्निंग बिफोर टैक्स, राइट। तो यहाँ से मुझे क्या निकल कर आएगा, EBT, अगर मैं यहाँ से सारे के सारे एक्सपेंसेस लेस कर दूंगी, ठीक है। फिर आ जाता है, मैंने आपको बताया, फिर मुझे टैक्स पे करना है। टैक्स पे करने के बाद मेरे पास ऐसा प्रॉफिट बच जाएगा कि जिससे मैं कहूंगी अर्निंग आफ्टर टैक्स। टैक्स को पे करने के बाद मेरी अर्निंग इतनी है। अब मेरा केवल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना रहता है, देन उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाहूँ तो ठीक है, अदरवाइज मैं इस प्रॉफिट को रिटेन भी करके रख सकती हूँ, है ना, जिसे हम EPS कहते हैं, अर्निंग पर शेयर, राइट।
थोड़ा सा लिंक करो, अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि इस टॉपिक को हम इनकम स्टेटमेंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट में बिल्कुल अच्छे से करेंगे, फिर उसके बाद मैंने बताया आपको नेट हमारा इनकम आ जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। ये प्रोफोमा कुछ इस तरीके से होता है, ये एक कंपनी का प्रोफोमा है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है, नेम ऑफ द कंपनी एंटिटी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पीरियड आपका लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले रिवेन्यू आता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की रिवेन्यू क्या हुआ, सेल ऑफ द गुड्स ऑफ सर्विसेज हुई, या फिर अदर रिवेन्यू, जो भी रिवेन्यू हुआ इनको हम यहाँ लिखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पे टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, अदर इनकम जैसे कि इंटरेस्ट से होने वाली इनकम, डिविडेंड से होने वाली, रेंट से होने वाली, इन सबको टोटल कर देंगे तो हमारा फिर ये कंसेप्ट पूरा हो जाएगा टोटल रिवेन्यू का। रिवेन्यू हुआ, अदर इनकम हुई, सबको टोटल कर दिया, टोटल रिवेन्यू होगा। ठीक है, अब बात आती है खर्चों की। खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी थे हमारे, नॉन ऑपरेटिंग भी थे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से थे, कॉस्ट को अरेंज करने की, सॉरी मटेरियल को अरेंज करने की, स्टॉक इन ट्रेड का परचेज किया हमने, इन्वेंट्री को चेंज किया, तो ये सभी के सभी हमारे एक्सपेंसेस थे। ठीक है जी, इनको करने के बाद हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस आ गया। अब जो टोटल रिवेन्यू था, यहाँ पे मैं एक सेकेंड, टोटल आपका जो रिवेन्यू था उसमें से अगर मैं खर्चे माइनस कर दूं तो मेरे पास कैसा ये बचेगा, EBIT। अब आप ये कहेंगे कि मैम तब तो आपने दो चीजें चेंज की थी। यस बेटे, मैंने ये किया था, वेरिएबल कॉस्ट था, फिर कंट्रीब्यूशन आया था, फिर मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट था, फिर मेरे पास EBIT आया था। अब इन दोनों को मिला के, वेरिएबल कॉस्ट और इन सबको मिला के मैंने टोटल को एक्सपेंसेस में मिला दिया। ये ऐसा खर्चा है जो प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ता है, ये ऐसा खर्चा है जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, और ये प्रॉफिट कैसा है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इसमें से मुझे अब क्या करना है, इंटरेस्ट को माइनस करना है। ठीक है, टैक्स को माइनस करना है, जिसके थ्रू मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा प्रॉफिट बच गया आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट। समझ पा रहे हो? ठीक है जी। फिर फाइनली उसके बाद हम इसको सारे के पॉइंट को, जो पैसा बचेगा हम उसको EPS में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, EPS का मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर होल्डर के शेयर की कितनी वैल्यू है, उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर के साथ। क्लियर है, समझ में आ गया? आई होप अब तो क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, अच्छा जी, मैं बोल रही हूँ मेरा फ़ोन बजता जा रहा है, काफ़ी देर हो गई है, मैं इसको साइलेंट कर देती हूँ, फिर हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो अब आ जाती है डायरेक्टर की रिपोर्ट। दो रिपोर्टर रहती है। डायरेक्टर रिपोर्ट का मतलब क्या है, कि जो कंपनी के अंदर डायरेक्टर होता है, जिसको क्या लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है, मीटिंग करनी पड़ती है, उस मीटिंग के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस की जाती है, मीटिंग के अंदर ये देखा जाता है कि हाँ डिविडेंड देना चाहिए नहीं देना चाहिए, जो अभी बात की जा रही थी, हाँ कितना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। ये मीटिंग आपके प्रोविजन सेक्शन 134 ऑफ द कंपनी एक्ट में डिसाइड की गई है कि ये जरूरी है, मैंडेटरी है इस रिपोर्ट को अटैच करना हर एक बैलेंस शीट के अंदर, एवरी बैलेंस शीट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एनालिसिस। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें सीधी सीधी बात की जा रही है, ये एनालिसिस करनी है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल टर्म में समझने के लिए भी हमें इस रिपोर्ट्स की जरूरत होती है। क्यों? अब देखो काफी सारे फैक्टर्स हैं। द नंबर ऑफ द मीटिंग, कितनी मीटिंग हुई भाई साल के अंदर। ठीक है, डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी पता होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का बैलेंस एज अ रिजर्व रखा जा रहा है तो उस रिजर्व को क्यों रखा जा रहा है, रीजन क्या है, वो रिजर्व के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी। द अमाउंट इफ एनी रिकमेंडेशन बाय द वे ऑफ द डिविडेंड, डिविडेंड दे रहे हो तो कितना दे रहे हो, कितने परसेंट दे रहे हो, सारा दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, ये सभी बात देखी जाती है। तो कहने का मतलब इस डायरेक्टर हो गया, मैनेजर हो गया, चेयरमैन हो गया, इनके डिसीजन से ही आगे काम होते हैं। तो दैट्स अ रीजन इनकी रिपोर्ट भी जरूरी है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखो मैटर ऑफ द रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है ना, ये जो इसके अंदर जो मैटर दिखाया जाएगा वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, बिजनेस टू बिजनेस, सेल्फ डिसीजन ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या डिसीजन ले पा रहा है, उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के बेस पे वो क्या डिसीजन ले पा रहा है उसको रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो डाटा होता है ना वो फाइनली फिर शेयर होल्डर्स के हो गया या फिर मैं कहूँ एम्प्लॉयज को हो गया, इनको कम्युनिकेट करना पड़ता है। ठीक है, चलो जी, चेयरमैन स्पीच की बात की जाए, चेयरमैन स्पीच क्या होती है, ये कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि एक डिसीजन दिया जाता है इनको भी। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर ये अपना डिसीजन देते हैं,
ये मोस्ट ऑफ क्या होता है, ये वर्बली होता है, बट फाइनली इसको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे हमने कॉर्म और डायरी पढ़ा था याद है कंपनी के अंदर, वो होता है। ठीक है, तो चेयरमैन स्पीच देखो क्या लिखा है, जनरली द चेयरमैन ऑफ द कंपनी डिलीवर अ रिटन स्पीच बिकॉज द शेयर होल्डर इन द कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग इन विच लाइट इन थ्रो ऑन द कंपनी प्रोग्रेस। ये स्पीच किसके ऊपर होती है, कंपनी के प्रोग्रेस के ऊपर, इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर, पॉलिटिकल सिनारियो क्या चल रहा है कंट्री के अंदर, ठीक है, इंटरनेशनल इवेंट क्या होने वाले हैं, कंपनी के प्रोस्पेक्टस के बारे में बताते हैं। दैट मीन्स जो कंपनी के शेयर होल्डर क्रेडिटर्स होते हैं या फिर अदर इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ये देखते हैं कि इन्वेस्टर कैसे सोच पा रहा है। अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो जो कंपनी में ऑलरेडी पर्सन है उनकी विचारधारा क्या है, इन सब के ऊपर क्या वो अपने अपने से सीमित रखता है, ये बाहर भी देखता है, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी देख रहा है, उस सभी चीज के बारे में है। ठीक है, चलो जी, अब आ जाता है ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है जिसके अंदर आपकी बुक ऑफ अकाउंट को चेक करने के बाद उसका रिजल्ट दिखाया जाता है। ऑडिट का मतलब समझते हैं, ऑडिट का मतलब समझते हैं कि आप ये देख पा रहे हो कि आपकी बुक ऑफ अकाउंट में किसी भी तरह का एरर, फ्रॉड, मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन, काफी सारी टर्म्स है जो कि जब हमने ऑडिट का चैप्टर सब्जेक्ट किया था ना कंप्लीट, तो वहां पे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या है, ऑडिटर्स जो ऑडिट करता है, जो इन बुक्स ऑफ अकाउंट को चेकआउट करता है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑडिटर कहेंगे। वो भी अपनी रिपोर्ट रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ इस कंपनी की स्टेटमेंट ऐसी है, इस कंपनी की स्टेटमेंट ऐसी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑडिटर का मेन काम यही होता है कि जो उसके फाइनल अकाउंट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना, उनको बताना कि उनके बीच में, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी भी तरह का एरर, फ्रॉड तो नहीं है या नहीं है, वो बताना है। ठीक है, ये कुछ 5 रिपोर्ट थी। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट हो गया। ठीक है, देन उसके बाद हमने पढ़ा डायरेक्टर की रिपोर्ट, चेयरमैन स्पीच, और फिर हमारे पास ऑडिटर की रिपोर्ट। ये आपकी कंपलसरी है, आपको करना ही करना पड़ेगा। वॉलंटियल के अंदर ना काफी सारी आती है, जैसे कि फंड फ्लो हो गया, कैश फ्लो हो गया, ये सारी चीजें आती है। फंड फ्लो का बात इसमें पता है क्या होता है, ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, वहां इन डेप्थ में स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो के बारे में। देखो, फंड फ्लो स्टेटमेंट ट्रैक करता है चेंज इन एन एंटिटी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, ओवर द टाइम, पूरे होल ईयर के अंदर, एक साल के दौरान उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। एनालिसिस करेगा सोर्सेज को कि कौन से सोर्सेज हमने यूज किए हैं, कौन से फंड को हमने यूज किया है। ठीक है, सोर्सेज के अंदर आता है पैसे को अरेंज करना, यूज का मतलब होता है पैसे को यूज किया जा रहा है, कहीं पर हमने इन्वेस्ट किया जा रहा है। ये एम्फिसाइज करता है इन अ वर्किंग कैपिटल के ऊपर एंड प्रोवाइड करता है इनसाइट इनटू द फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये आपको कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बट कैश फ्लो आपकी कैश के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देता है, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी के दौरान इस पूरे कैश की मूवमेंट के बारे में बताते हैं। ठीक है, अगर मैं इन समरी इनको आपको बताऊं, फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको दोनों अगर इकट्ठा करके बताया जाए तो आपको कैश फ्लो के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, फंड फ्लो किसके ऊपर फोकस कर रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर फोकस करेगा। कैश फ्लो किसके ऊपर फोकस करेगा, कैश की मूवमेंट के ऊपर फोकस करेगा। क्लियर है? आई होप ये जो चैप्टर है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लिमिटेशन के बारे में, लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैंने बताया कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड है। मैंने कहा कि मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, एसेट्स जब परचेज की थी वो 10 लाख की थी। अब उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है, उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है, बट मैं क्या कर रही हूँ, उस 10 लाख को ही रिकॉर्ड करके रख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं गलत है ना। हम ये नहीं देख पा रहे कि कितना हमें डेप्रिशिएट हुआ है, कितना हमें एप्रिशिएशन हुआ है, ये हम डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे। दैट्स द रीजन कि हिस्टोरिकल फोकस करता है, इसे एक क्या बन रही है, लिमिटेशन बन रही है। लिमिटेड स्कोप क्यों है, क्योंकि ये केवल और केवल मनी की टर्म के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड कर रहा है, नॉन मॉनेटरी टर्म को नहीं कर रहा है कि कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, ब्रांड रेपुटेशन क्या है, एम्प्लॉय क्या चाहता है, एम्प्लॉय की मोरल क्या है, ठीक है, मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है नहीं हो रही है, इनके ऊपर फोकस नहीं है। ये केवल और केवल फाइनेंशियल डाटा, हाँ भाई रिकॉर्ड करो, उसको आगे पहुंचाओ, दैट्स इट। कॉम्प्लेक्सिटी एंड द जार्गन्स की बात की जाए, देखो ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जो है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, ये आपके प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट के रूल्स के ऊपर डिपेंड है, जो मैंने आपको बताया गैप, ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड है। ये सिंपल पर्सन नहीं समझ सकता। मैं कहूं कि कोई एक
अदर नॉर्मल पर्सन जिनको इनकी नॉलेज नहीं है तो वो नहीं समझ पाएगा। तो इनके लिए केवल एक एक्सपर्ट पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए कॉम्प्लेक्स है, जार्गन्स क्रिएट करते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लैक ऑफ द टाइमलाइन, टाइमलाइन क्यों कहा गया? क्योंकि इसका एक स्पेसिफाइड पीरियड है, ये 1 अप्रैल को शुरू होता है तो एट द एंड में ही आपको रिजल्ट बताएगा। बीच में दिखाया तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं देख पा रहे कि प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे फ्यूचर कैसा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक पूरा 1 साल का टेन्योर होता है, ठीक है। एस्टिमेट ऑन एंड द एजम्पशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोस्टली ऑफरली इंक्लूड किसके ऊपर करता है? एस्टिमेशन पे होता है कि डेप्रिसिएशन होगी, इन्वेंट्री होगी, वैल्यूएशन होगी, बैड डेट प्रोविजन होगी, कितना बनाना चाहिए, कितने % लगाना चाहिए, कितनी इन्वेंट्री हमने रखनी चाहिए। पढ़ा था ना हमने मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, ठीक है, रीऑर्डर लेवल, ये सभी पढ़े थे कि डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से लगाऊं, ये सभी अजम्पशंस पे है, ठीक है। ह्यूमन एसेट्स की वैल्यूएशन नहीं होती, केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है, ह्यूमंस की कोई वैल्यूएशन नहीं होती। बट कहीं ना कहीं ये गलत है। क्यों गलत क्यों है? क्योंकि देखो आपने प्रोडक्शन किया, मैंने आपको यहाँ एक सेकेंड कहाँ गया भाई, मैंने आपको बताया कि आपको फाइनली प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन से पहले आपको डायरेक्ट मटेरियल करना होगा, खरीदना होगा, मशीनरी खरीदनी होगी, इसकी आपने इनकी तो कॉस्ट कर दी है, बट लेबर की एफिशिएंसी नहीं देखी कि कितनी जल्दी वो प्रोडक्शन कर रहा है, लेबर की एफिशिएंसी नहीं देखी कितनी टाइमली वो पहुंच रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ह्यूमन जो एसेट्स है उसकी वैल्यूएशन नहीं की। द एसेट्स इज द वैल्यू ऑफ द मैन बिहाइंड द होल शो, जो काम हो रहा है, पूरी परफॉर्मेंस जो कौन कर रहा है उसकी वैल्यूएशन नहीं है। मैन डीपली कंसर्न विद द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, मैन सबसे ज्यादा, जो मैन पावर है वो सबसे ज्यादा डिवोटेड होता है अपने बिजनेस के लिए। द सक्सेस ऑफ द बिजनेस कंसर्न डिपेंड ऑन द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट अपॉन द एनर्जी, एबिलिटी, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, बट इसको शो नहीं किया जाता। समझ में आया? क्योंकि ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं है ना, तभी तो बोल रही हूँ। आई होप ये लिमिटेशन भी कंप्लीट समझ में आ गई। कंक्लूजन ड्रॉ हो चुका है, समझ में आ गया। स्टेक होल्डर्स के लिए, स्टेक होल्डर के अंदर ये सभी पार्टीज इंक्लूड है, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि वो डिसीजन ले पाए, परफॉर्मेंस इवेल्युएट करता है, ठीक है। उम्मीद करूंगी ये जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट के साथ साथ आप क्वेश्चन पेपर चैनल पर भी विजिट करें। यहाँ पर सभी ईयर के मोस्ट ऑफ 3 से 4 साल के जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सो यहाँ पे विजिट करें, प्लेलिस्ट चेकआउट करें, डे टू डे बेसिस पे आप अपने टारगेट को अचीव करें। जैसे कि मैं अपने टारगेट को अचीव कर रही हूँ, डे बाय डे आपके पास PDF आ रही है, वीडियो आ रही है। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ₹9 आपको पे करने होंगे और इसके लिए आपको टीम के साथ कांटेक्ट करना होगा। व्हाट्सएप नंबर, मेल ID आपको दी हुई है, आप वहाँ पे कांटेक्ट करो, टीम आपको जल्दी से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी कैसे आप इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। पर PDF आपकी जो रेट है वो आपका ₹9 है, ओके। उम्मीद करूंगी जो ये वीडियो है इवन थोड़ा लेंथी है, बट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होते हैं, ठीक है। 7 के 7 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड हैव अ नाइस डे।